ज्यादा सियानी बनने का नहीं, समझी रे क्या तू? ये शोर जेल के अंदर चल रही लड़ाई से आ रही थी। वैसे तो यहाँ खाने के समय रोज के पंगे और छोटे मोटे दंगे तो हो ही जाया करते। कुछ लोग के लिए यही सबसे बड़ी गॉसिप, और शायद वहाँ ऑन ड्यूटी पर रहने वालों के लिए ये लड़ाइयाँ एक तरह से मनोरंजन का काम करती थी। सब तरफ खुसुर फुसुर से भरा हुआ था। तभी उसी भीड़ से एक जोरदार ऊंची आवाज आई। क्यों रे, तू कहीं की आंख गुंडी है क्या? ये सुन वहां जमा भीड़ पलट कर मुड़ी तो उसी ओर देखने लगी जहां से ये आवाज आई। तभी भीड़ में कदम बढ़ाते हुए उस लड़की ने ऊंची आवाज में कहा, क्या रे, तू क्यों इतना शोर करती रहती है रे बेवड़ी? कहां से लाती है रे तू ये रोज रोज का ड्रामा? ए फंटू, एक कड़क ठंडा पानी लाने को तो। ये सुनते ही वहां जमा भीड़ की हंसी छूट पड़ी। कुछ लोगों ने तो तालियां तक बजा दी। तभी मांझी ने ये देख चिकते हुए स्वर में कहा, ए छोरी, ज्यादा चबर चबर नहीं करने का, समझी? नहीं तो समझा दूंगी तुझे, वरना तेरी अक्खा दुनिया इधर ही पूरा करने का। तभी चबूतरे पर ठाट से बैठी लड़की ने उठते हुए कहा, ए मांझी, क्या रे, तू कैसी गुंडी है रे? तेरे को अपने आदमी लोगों के नाम भी नहीं पता। जब से मैं इधर आइला रे, तब से तू मुझे ए छोरी ए लड़की बुलाती है। अरे मेरा नाम भी है आयुषी, काय को तू मुझे इस तरह बुलाती है? ये सुन मांझी का दिमाग और भी सटक गया और गरमाते हुए वो आयु को लब की तो वहां जमा भीड़ ने अफरा तफरी मच गई। ये देखते आयु ने सही मौका मिलते ही भागना शुरू कर दिया। वो सीधा जेल के उस कोने की ओर भागी जिधर कल उसे मानवी मिलने आई थी। आयु अपने तेज कदम करते हुए भागे जा रही थी कि तभी वहां किसी भारी भरकम शरीर से जा टकराई। पीछे से आती हुई मांझी चीखते हुए बोली, आज तेरे को मैं बताती, ये मांझी है, इससे पंगे कितने महंगे हैं ये तो अब पता चलेगा तुझे। मांझी बड़बड़ाई जा रही थी, वही आंखों में फाड़े अपने सामने खड़े सदस्य को घूरे जा रही थी। तभी आयुषी बोली, सिवाय तुम? तभी पीछे से आती मांझी ने कहा, ए छोरी, चल आ जा रे, चल इधर आ। आयु सिवाय से दूर होते हुए बोली, अब क्यों आए हो? मुस्कुराते हुए सिवाय ने अपने कदम आयु के ओर बढ़ाते हुए और कहता है, तुमसे मिलने, सोचा सब मिल लिए, अब मैं भी मिल लूं। खींचते हुए आयुषी बोली, तुम्हें मुझ पे कब से इतना दिल आ गया कि तुम मुझसे मिलने चली आए? कुछ सोचते हुए सिवाय ने आयु को जवाब देते हुए कहा, मुझे कुछ मिला है तुम्हारे घर, उसी को जानने आया हूं। अब अंकल को तो उस कंडीशन में नहीं, तो सोचा तुम्हारी चीजें तुमसे ही पूछ लूं, जिससे सच का सच और झूठ का झूठ हो सके, तुम्हें हम बचा पाए। सिवाय को कंजी आंखों से देखती हुई आयुषी बोली, ऐसा क्या मिल गया है तुम्हें? मुस्कुराते हुए सिवाय ने अपने जेब से एक पॉकेट डायरी निकाल दिखाते हुए कहा, ये शायद ये सबूत तुम्हें बचा ले। अगर इसमें लिखा सच झूठ हो तो। डायरी देख आयुषी हैरान से हकलाते हुए कहती, तुम्हें ये डायरी कैसे मिली? कैसे मिली तुम्हें ये डायरी? पास लगी बेंच पर सिवाय ने बैठते हुए कहा, तुम इतना भी क्यों डर रही हो? खुद को संभालते हुए आयुषी कहती है, मैं कहाँ हकला रही हूँ, मुझे डर नहीं लगा। नहीं। हंसते हुए सिवाय ने कहा, सच कहा, तुम्हें डर ही कहा। वैसे मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम हकला रही? ये एक मामूली सी डायरी ही तो है, इसमें इतना क्या डरना है ना? चुप्पी तोड़ते हुए आयुषी बोली, ये मेरी नहीं है। आयुषी को घूरते हुए सिवाय कहता है, ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये डायरी तुम्हारी नहीं? काश जितनी इनोसेंट तुम हो उतनी ये डायरी भी होती। खुश हो के ये डायरी मेरे हाथ लगी। अगर यही डायरी मानवी को मिलती तो वो तुम्हें क्या करती ये तो वही बताती। खैर, समय कम है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस डायरी के मुताबिक तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है। वो कौन है और तुम किसे जान से मारना चाहती हो? क्या मानवी के किडनैप में तुम्हारा हाथ था? सिवाय के ये सारे सवाल सुन आयुषी की आंखें भर से पसर गई। कुछ सोच बोली,
मैंने मानवी को गायब नहीं करवाया, मैं सिर्फ उसे वापस देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। आयुषी को घूरते हुए शिवाय ने दोबारा से कहा, सोच लो, दोबारा समय नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि रटी रटाई किस्से कहानियां भूलकर सच बोलो। ये सुनते ही आयुषी के माथे पर पसीनों के हल्के बूंद उभर आए और वो धीमे स्वर में बोली, मुझसे जो भी हुआ है वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इस डायरी पर मैंने जो लिखा है वो खुद से माफी मांगने के लिए लिखा है। आयु की इन बातों का कटाक्ष करते हुए शिवाय ने कहा, ओह दैट्स ग्रेट, तुम तो यार काफी बड़ी ड्रामेबाज हो। तुम्हें तो ऑफिसर के बजाय किसी नौटंकी में शामिल होना था। गुस्से से चिल्लाते हुए आयुषी बोली, क्या कहना चाहते हो तुम? जो तुम सुनना चाहती हो, शिवाय ने आयुषी के बेहद करीब कहा। इतना कह शिवाय ने गुस्से से आयु का हाथ पकड़ उसे मरोड़ते हुए कहा, क्या किया तुमने? ये सब क्यों किया? तुम्हें अपने किए पर अभी भी अफसोस नहीं? कुछ सोच आयुषी बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, पसंद करती थी मैं तुम्हें। ये सुन शिवाय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, अच्छा तो तुम किसी से प्यार करोगी तो दूसरों की जान ले लोगी? तुम साइको हो क्या? समझी तुम? तुम्हारी जगह ना इस जेल में ही होनी चाहिए, उस मांझी के साथ जो अभी तुम्हारे साथ बढ़िया करेक्ट प्ले कर रही थी। क्या जानती हो मेरे बारे में? कितना जानती हो मुझे जो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? मेरी फिटनेस बॉडी या मेरी रैंक, किससे तुम्हें प्यार हुआ? एक मिनट, इसे प्यार नहीं पगलेट कहेंगे। ये सब ना तुम्हारे पगलेटी की निशानी है। तुम्हारी इस पगलेटी के चक्कर में तुमने उस मानवी का क्या किया उसका तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं। आयु, तुम्हारी इस डायरी ने इतना तो साफ कर दिया कि तुम एक जेलियस लड़की हो। दूसरों को परेशान करना तुम्हारी हॉबी है। वैसे यहां भी तुम्हारी काफी अच्छी नौटंकी कंपनी है। शिवाय का गुस्सा देख आयुषी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। उसकी ये बात सुन शिवाय एकदम से गुस्से में बोलता है, अपने सवालों का जवाब लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आयु घूरते हुए कहती है, ये जेल है, यहां नाटकबाजी नहीं चलेगी। इतना कह आयु जो बेंच से उठती, शिवाय उसके हाथों को मरोड़ते हुए कहता है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। आयु दर्द से कहराते हुए कहती है, आउच, मेरा हाथ छोड़ो। आयु, तुम शायद भूल रही हो, यहाँ ऑफिसर को कोई रोकने वाला नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना मेलोड्रामा अपने पास रखो और मुझे इस डायरी का सच बताओ। शिवाय की ये बात आयु को खटक रही थी, लेकिन उसने गुस्से से कहा, हाँ, मैंने ही बनाए थे इस सारा का सारा प्लान। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो ये दिल तुम्हें दे बैठी, मगर उस आहूजा ने उस आई हुई लड़की की काबिलियत को ही तवज्जो दिया, तुम्हारी ड्यूटी उसके साथ लगा दी। ये सब देख मेरा मन बहुत दुखी होता। जिंदगी में पहली बार किसी को देख ये दिल धड़का था। इस दिल को तोड़ने वाला कोई और नहीं, मानवी थी। समय बीत रहा था और अब इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम दोनों अकेले जाया करते थे। ये सारी बातें मुझे बेहद चुभती थी। तुम दोनों में फूट पड़ने के लिए मैंने कितने जतन किए, मगर एक भी बार कामयाब नहीं हुई। कितनी बार मैंने आहूजा को बोलने वाली कि मानवी की क्लास लगानी चाहिए जिससे वो वापस चली जाए, मगर यहाँ भी पास उल्टा हो गया। तुम दोनों की नज़दीकी और ऑफिस में तुम दोनों की चर्चा मुझे हजम नहीं होती। ये सब मेरे आपे से बाहर था। एक रोज मेरी मुलाकात असलम से हुई, जिसे देख मुझे मेरी मंजिल बेहद करीब लगने लगी। उसी वक्त मैंने प्लानिंग करना शुरू किया और फिर एक रोज असलम का पीछे करते हुए मैं उसके अड्डे तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि असलम किसी बड़े सुपारी की बात कर रहा है। फोन कटते मैं हिम्मत कर असलम के सामने आई। असलम गुस्से से, कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंची? असलम की ये बात कहते उसके आदमी मानो मुझे अभी शहीद कर देंगे। मैंने हिम्मत के साथ कहा, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? फ़र्क तो ये पड़ना चाहिए कि तुम्हें सामने से किसी को किडनैप करने की सुपारी देने आई हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि तुम ये जानना जरूरी रह गया कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। बस काम इतना करना है कि एक लड़की को तुम्हारे बॉस बहुत पसंद है, बस किसी तरह उसे उनके अड्डे तक पहुंचवा दो। इसके बदले तुम्हें जितनी भी धनराशि चाहिए मुझे मंजूर है। कुछ सोच असलम ने कहा, उससे तुम्हें क्या फायदा है?
मुस्कुराते हुए आयुषी बोली, फायदा की चिंता अब तुम मत करो, बस तुम अपने रोकड़े और मेरे काम को कैसे पूरा करना है ये सोचो। असलम ने ऊंची आवाज में कहा। असलम किसी की बात बिना जाने किसी भी सुपारी को नहीं लेता। ओह, तो तुम बिन जाने कुछ नहीं करोगे? तो ठीक है, मत करो। मुझे लगा था कि तुम अभिषेक जी के सबसे करीबी हो, उन्होंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह रखा, लेकिन तुम तो दो मुंह वाले सांप से भी बुरे निकले। मगर तुम तो चाहते ही नहीं कि तुम्हारे बॉस का घर बसे। मुझे तो बस इतना फायदा है कि तुम्हारे बॉस को अच्छी लड़की और मुझे एक जोरदार मसाला मिल जाएगा। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जरा सोचो, जब खबर उन दोनों को इंगेज की छपेगी तब कोई उस बीते कल को नहीं आज को याद करेगा, उसे जाने के लिए उत्सुक रहेगा। बाकी तुम लोग की मर्जी। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक खबर से हजारों खबर बदल जाएगी? ये कहते हुए असलम आयुषी की ओर बढ़ा तो आयु को मानो उसकी सांसें हलक में आ गई हो। अपने कदम पीछे लेते हुए आयुषी बोली, क्योंकि मुझे उस लड़की की पोजीशन चाहिए। इस खबर से उसका नाम और उसके साथ हुआ काम उसे वहीं पहुंचा देगा जहां आज दिव्या खड़ी है। बहुत कुछ जानती हूं मैं। इससे बेहतर है कि मेरी जासूसी करने से बेहतर है कि मुझसे हाथ मिला लो। हंसते हुए असलम ने कहा, बॉस को कोई नहीं फर्क पड़ा। दावे के साथ आयु बोली, बॉस को इस बार फर्क पड़ेगा। अगर मंजूर होगा तो मुझे बताना। इतना कह आयु पलटती है तो असलम कहता है, रुको, करना क्या है उस लड़की के साथ? मुस्कुराते हुए आयुषी कहती है, तो फाइनली मन बना लिया तुमने। खैर, प्लान के मुताबिक तुम्हारा जो सबसे खास और छुपा हुआ अड्डा है उसे वहां बुलाना, जहां ना तो कोई पहुंच सके और ना ही वो वहां से भाग सके। उसी बीच मैं इन दोनों की खबर इतनी फैला दूंगी कि सब भूल जाएंगे। बस कुछ दिन पास रखो, फिर मेरा काम होते उसे आजाद कर देना। असलम ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ कुछ तो? हंसते हुए आयुषी बोली, तेरे खोखे से भी कड़क है मेरी माल, जिसे देखते तेरा बॉस पागल हो जाएगा। ये सुन असलम डील तय कर ली। प्लान के मुताबिक सब वैसा ही शुरू हुआ। तुम दोनों दिव्या के पीछे भाग रहे थे। एक रोज मैंने केबिन से देखा कि तुम दोनों में कोई अनबन सी हुई है। ये देख मैं समझ गई यही सही मौका है, और मैंने उसी दिन असलम को फ़ोन करने को कहा। असलम ने मानवी को जब कॉल करके अभिषेक का खुफिया अड्डा बताया तो मानवी खुशी से फूल गई। उस बताए पते पर मानवी अकेले ही निकल गई। मानवी अब ठीक उसी जगह पर थी जहां असलम ने उसे बताया था। तभी उसने वहां अफीम की तस्करी होते देखा तो वो अपने कैमरे से कैद करने लगी, जिसे ये करते अभिषेक ने देख लिया। प्लान के मुताबिक हुआ तो वही, लेकिन इस गेम में बस पासा सीधा अभिषेक ने ही फेंक दिया। उसके आदमियों ने मानवी को बंदी बना उसके खुफिया विला में कैद कर दिया, जिससे मानवी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। और जब ये खबर मुझे असलम ने बताई तो मुझे पहले दुख हुआ कि ये ठीक नहीं, फिर लगा जो होता है वो सही के लिए होता है। यही सोच मैं निश्चित थी। लेकिन जब तुमने उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया तो मैं डर गई कि कहीं मैं पकड़ी गई तो। इसी बीच मेरी मुलाकात असलम के छोटे भाई इरफान से हुई। वो मुझे पसंद तो नहीं था, मगर मैंने उसे जानबूझकर रिश्ता बनाया। लेकिन जब तुम उसे मानवी के बारे में आयु अभी कुछ और कहती, इससे पहले ही उस शांत सी जगह में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज गई। बस, बिल्कुल चुप। घिन आती है मुझे ये कहते हुए कि तुम एक लड़की हो, घटिया किस्म की लड़की हो तुम। इतनी कमीनी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने तो कमीनापन की हद ही पार कर दी। इतनी तुच्छ और घटिया हरकत कैसे कर सकती हो तुम? आखिर क्या बिगाड़ दिया उसने तुम्हारा? तुमने प्लानिंग कर ली, मगर ये सोचा उस प्लानिंग के अंदर और क्या क्या घट सकता है उस लड़की के साथ? आयु सर झुकाए खड़ी थी। तभी शिवानी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना वो बढ़िया हो रहा है। तुम इसी लायक हो। और हाँ, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो आयु। तुमने अपनी डायरी की वजह से वो सब उगल दिया जो तुमने लिखा भी नहीं था। और हाँ, ये डायरी तुम्हारी नहीं है। सिवाय की ये बात सुन आयु हैरानी से उसे घूरने लगी। तभी सिवाय ने कहा, यह डायरी तो ब्लैंक है,
मगर मुझे लगता है ये डायरी तुम्हें इस जेल में बहुत काम आएगी। सो चलता हूँ। एंजॉय योर लाइफ, गुड बाय। इतना कह सिवाय वहां से निकल गया। इधर बेंच पर सन बैठी आयु से कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें भर चुकी थी। वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये सारी बेवकूफ़ता मेरी है, सारी। वही घुटनों के बल बैठे रोने लगी। शाम के करीब 6 बज रहे थे। सिवाय उदास होकर घर के लिए बढ़ रहा था। उसके मन में आयु के लिए नफरत और भी बढ़ चुकी थी। वही मानवी भी ऑफिस से जल्दी ही घर आ चुकी थी। किचन में खड़ी मानवी चिली पनीर और फ्राइड राइस बना रही थी। तभी डोरबेल बजी तो मानवी दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे पर सिवाय था। उसका उतरा चेहरा देख मानवी परेशान हो बोली, क्या हुआ सिवाय, सब ठीक तो है? मानवी का इतना कहना कि सिवाय ने उसे कसकर गले लगा लिया। इससे पहले मानवी कुछ समझती, सिवाय ने कहा, तुम ठीक हो? मानवी कंफ्यूज हो बोली, अरे मैं तो ठीक ही हूं भाई। जनाब ने गाड़ी चलाते हुए कोई बुरा सपना देख लिया क्या? इतना कह मानवी हंसने लगी। सिवाय ने लंबी गहरी सांस के साथ कहा, सपने से भी बुरा। यह सुन मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बात को पलटते हुए कहा, पता है आज इस नाचीज खान सामा ने क्या बनाया है? गेस करके बताओ। मानवी की इस बात से सिवाय को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आयु की हरकतों को सोच रहा था। तभी मानवी ने झटाक से सिवाय के गालों पर एक पप्पी ले बोली, अब सब ठीक हो जाएगा। मानवी की श्योरनेस देख सिवाय ने कहा, सच में अब सब ठीक ही होगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करता हूँ। इतना कहते ही सिवाय वॉशरूम की ओर बढ़ गया। ये देख मानवी खुद से बोली, ऐसा क्या हो गया है? भागवत से पूछती हूँ। यही सोच उसने जैसे ही भागवत को फोन मिलाना चाहा तो फोन पर कनक जी के नाम फ्लैश हुआ। ये देख मानवी खुद से बोली, सिवाय का मूड दादी जरूर ठीक कर देंगी, दोनों में बनती भी खूब है। यही सोच मानवी ने बिना देर किए कनक जी को फोन उठा सीधा सिवाय के बारे में कह डाला। ये सब सुन कनक जी हैरान हो बोली, अच्छा बात करा मेरी, अभी तो वॉशरूम है। कनक जी बोली, अच्छा ये बात तूने अपने दिल की बात अब तक कही उससे या नहीं? ये सुन मानवी सन्ने रह गई। तभी उसकी नजर अपने दाहिने हाथ पर पड़ी जिस पर सिवाय ने उसे अपने हाथों से रिंग पहनाई थी। वो खुद से बोली, दादी आप भी ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, प्लीज, जरूरी तो नहीं कि जो मैं सोची हूं वही हो। तभी सिवाय को देख मानवी जोर से बोली, ये लीजिए सिवाय आ गया। इतना कहती ही मानवी फोन सिवाय को थमा सीधा किचन की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब कॉफी और पनीर पकौड़े ले पहुंची तो सिवाय ये देख दंग था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक तरफ तुम इतना ख्याल रखती हो, उधर दादी। दादी शब्द सुनते ही मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ एक बात तो अजीब है, वैसे तो तुम्हें जवान और खूबसूरत लोगों पर गुस्सा के सिवा कुछ नहीं आता, लेकिन बुढ़िया ठुडिया से बेइंतहा मोहब्बत है तुम्हें। यह सुनते सिवाय की हंसी छूट पड़ी और उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, ओह तो मेरी बेबी डॉल को बुरा लग रहा है? मानवी बोली, हाँ बिल्कुल। सिवाय, अले ले ले, वो क्यों? मानवी बोली, तुम खुलेआम मेरी दादी को लाइन मार रहे हो तो जलन तो होगी ही। ये सुनते ही सिवाय की हंसी रुकने ना रुकी थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार तुम भी ना, क्या? मानवी बोली, क्या तुम भी ना? सिवाय, अरे तुम इन पकोड़ों को मंचूरियन बोलती हो। ये कह सिवाय एक बार फिर हंसने लगा तो मानवी खींचते हुए कमरे में चली गई। ये देख सिवाय भी उसके पीछे पीछे बढ़ गया। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।